हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ऐसे मुस्कुराते ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए नया टॉपिक जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 19 का, जिसको आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरिक हर्ट्ज। सबसे पहले इसको हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया। इसके बाद आइंस्टाइन आया और आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी की बेस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसके ऊपर उसे 1921 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। हालांकि आइंस्टाइन के से बहुत बड़े बड़े काम भी हैं, जैसे थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी उसने, ये बहुत बड़ा काम था उसका, लेकिन उसको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन पे दिया गया। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले कोई भी हम टॉपिक देखते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन के बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो कहता है द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन दैट सरफेस। कहता है कि जब किसी भी मेटल सरफेस पे एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रोसेस है लाइट गिरने की वजह से, इसको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा डिटेल में डालते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है और ग्लास ट्यूब के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है या ये जो बैटरी है इसके वोल्टेज वेरिएबल है। ये जो टेढ़ा सा एरो है ये शो कर रहा है कि इसके वोल्टेज की वैल्यू आप वेरी कर सकते हो। इसके वोल्टेज इंक्रीज भी कर सकते हो और इसके वोल्टेज डिक्रीज भी कर सकते हो। अब देखिए ये इलेक्ट्रोड चूंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको हमने कैथोड का नाम दे दिया, और ये वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हमने एनोड का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाते हैं कैथोड पे। तो जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है कैथोड के ऊपर तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना शुरू हो जाते हैं। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो जिसकी वजह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं? करंट। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर एक करंट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। अब देखें ये सर्किट के अंदर जो करंट पैदा हुआ है ये किसकी वजह से पैदा हुआ है? ये दरअसल लाइट की वजह से पैदा हुआ, और लाइट को हम बोलते हैं फोटो मीन के फोटो की वजह से जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा हो रहा है इसी को हम नाम दे रहे हैं किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसका नाम भी दरअसल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी वजह से है क्योंकि फोटो की वजह से, लाइट की वजह से एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होता है, एक करंट पैदा होती है, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशंस को मैंने क्लियर कर दिया। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये जो बैटरी है या ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके वोल्टेज वेरिएबल है। इसको वोल्टेज को आप ज़्यादा भी कर सकते हो और इसके वोल्टेज को कम भी कर सकते हो। इतना कम कर सकते हो कि इसको आप ज़ीरो पे ले आओ, इवन कि इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ में भी इसको लेके जाया जा सकता है। तो अब हमने क्या करना है कि इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को कम करना है, नेगेटिव तक लेके जाना है। तो जब हम इस वोल्टेज को नेगेटिव तक लेके जाएंगे तो रिवर्स वोल्टेज की एक वैल्यू ऐसी आएगी जिस पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाएगा। अब इसके वोल्टेज को नेगेटिव करने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम लेस नेगेटिव करते जा रहे हैं। तो जितना ये इलेक्ट्रोड लेस नेगेटिव होता जाएगा उतने यहाँ से इलेक्ट्रॉन के एमिशन के चांसेस कम होते जाएंगे। तो लिहाजा जब इसका वोल्टेज हम रिवर्स में लेके जाएंगे
नेगेटिव वैल्यूज़ में लेके जाएंगे तो रिवर्स वोल्टेज करने से एक वैल्यू ऐसी आएगी वोल्टेज की कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन मुकम्मल तौर पे रुक जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, वो जो पोटेंशियल की वैल्यू है या वो जो वोल्टेज की वैल्यू है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल एट विच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स। कहता है कि रिवर्स पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाए उसको हम नाम देते हैं किसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अटेन क्यों करते हैं, हम रिवर्स वोल्टेज क्यों अटेन करते हैं, रिवर्स में नेगेटिव में वोल्टेज लेके क्यों जाते हैं? तो उसकी रीज़न ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहे हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन में से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखता है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जानने के लिए हम असल में रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी वोल्टेज सोर्स से निकलता है तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके निकलता है। अब चूंकि जब इलेक्ट्रॉन वोल्टेज सोर्स से निकलेगा तो डेफिनेटली वो मूव करेगा, तो मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो लिहाजा जो सोर्स से एनर्जी लेके आएगा इलेक्ट्रॉन, दरअसल वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और यहाँ पे ये जो V0 है इसको बोला गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बुक में लाइन लिखता है, वो सेंटेंस ये है कि ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इस लाइन का क्या मतलब है? ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा जितनी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बड़ी होगी उतनी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? देखिए, अगर लाइट की एनर्जी का हम फार्मूला देखें, फोटोन की एनर्जी का, तो वो होता है E=hf। इसका मतलब ये हुआ कि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी मीन दैट कि उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब ये जो सेंटेंस मैंने बोला, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है? इस चीज़ को हमने समझना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये है कि जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम यहाँ से फॉल करवाते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करवाते हैं कैथोड के ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी ज़्यादा। इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी की हम लाइट फॉल करवा रहे हैं यहाँ पे कैथोड के ऊपर। तो जैसे ज़्यादा एनर्जी की लाइट कैथोड की सरफेस पे आगे फॉल करती है तो वो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकालती है। जब वो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकालती है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, जो रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, वो भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी दरअसल उतना ही ज़्यादा हमें रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए उसने बुक में ये सेंटेंस जो है उसको मेंशन किया। तो चलिए अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ है फॉर सेम इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी and different frequencies, कि हमने सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए अब ग्राफ बनाना। इंटेंसिटी को हमने सेम रखना है बट फ्रीक्वेंसी को हमने वेरी करना, और फिर हमने ग्राफ देखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो ग्राफ आता है वो किस तरह से आता है। तो चलिए लेट्स से कि ये मैं एक्सिस बना लेता हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे मैंने लेना है वोल्टेज, इस साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज और इस साइड पे नेगेटिव वोल्टेज। वाई एक्सिस पे लेना है मैंने फोटो करंट को, आई पे वाई एक्सिस पे फोटो करंट चलेगी और एक्स एक्सिस पे ऊपर वोल्टेज की वैल्यू चलेगी जो हम यहाँ से वेरी करेंगे, वो वाला वोल्टेज। अच्छा अब देखिएगा,
लेट्स से कि एक फ्रीक्वेंसी है f1 जिसके ऊपर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और वो ग्राफ कुछ इस तरह से बिल्ड होता है, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ये वो ग्राफ है, ये वो ग्राफ है। लेट्स से कि ये ग्राफ जो बनाया है मैंने, ये फ्रीक्वेंसी f1 के लिए बनाया। अब मैं एक दूसरा ग्राफ बनाता हूँ फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा के, और इस फ्रीक्वेंसी को मैं नाम देता हूँ f2 का। तो ये मैंने दूसरा ग्राफ बनाया फ्रीक्वेंसी f2। अब आपने सपोज कर लेना है कि जो फ्रीक्वेंसी f2 है वो ग्रेटर है फ्रीक्वेंसी f1 से। अब बात को ज़रा ध्यान से सुनना। अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को ले देखो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए बनाए गए हैं, तो ये दोनों ग्राफ फोटो करंट के एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से फोटो करंट पे कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, चूँकि हमने इंटेंसिटी सेम रखी है, तो इंटेंसिटी सेम होने की वजह से जो फोटो करंट की वैल्यू है वो भी क्या है, सेम है। एक चीज़ हमें क्लियर होगी, और वो चीज़ हमें क्या क्लियर हुई, ध्यान से देखिएगा। वो चीज़ हमें ये क्लियर हुई कि जो फोटो करंट है इसका तल्लक किससे है, इसका तल्लक है इंटेंसिटी से, इसका तल्लक है इंटेंसिटी से। और इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम इंटेंसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ से एक चीज़ हमें पता चल रही है कि जब इंटेंसिटी को हमने सेम रखा है, तो इंटेंसिटी को सेम रखने से फोटो करंट की वैल्यू हमारे पास सेम आई है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर इंटेंसिटी सेम है तो फोटो करंट क्या है, सेम है। और इंटेंसिटी का मैंने मीनिंग बताया कि इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये पहली बात हमने क्लियर कर ली है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना ज़रा। देखिए, जब फ्रीक्वेंसी हमने f1 रखी तो उस टाइम पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास ये आई। अब हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया और f1 से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी कर दी, f2। यहाँ पे लिखा हुआ है कि f2 इज ग्रेटर देन f1। ये जो फ्रीक्वेंसी है f2 ये f1 से ग्रेटर है। तो अब देखिए, जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, f1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ये है, लेकिन f2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ये है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गई। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज क्यों हुई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से, इस सवाल का हमने जवाब ढूंढना है। तो देखिएगा ज़रा, फिर से डायग्राम पे आ जाइएगा। देखिए, जो एनर्जी है लाइट की वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसका मतलब है कि अगर हम जहाँ से ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट फॉल करवाएंगे कैथोड्स के ऊपर, तो हम बोलेंगे कि वो हमने जो लाइट फॉल करवाई है वो दरअसल ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट फॉल करवाई है। ठीक है, बात की समझ आ गई। अब देखिए, जब यहाँ से हम ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिराएंगे कैथोड के ऊपर, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे। अगर यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले हैं तो उनको रोकने के लिए जो हमें रिवर्स पोटेंशियल चाहिए वो भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। जो रिवर्स पोटेंशियल चाहिए उसकी वैल्यू भी हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। यही वजह है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि हमने लाइट की एनर्जी को इंक्रीज़ किया। तो जब लाइट की एनर्जी को इंक्रीज़ किया तो उस लाइट ने जिन इलेक्ट्रॉन्स को निकाला उनकी एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। तो अगर अब उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने रोकना है जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो उनको रोकने के लिए हमें रिवर्स पोटेंशियल भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इसी वजह से जो रिवर्स पोटेंशियल है, मीन दैट कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। तो ये पहला ग्राफ, इसकी हमने पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी फॉर सेम इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। अब हमने दूसरा ग्राफ बनाना है फॉर सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, फॉर सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटीज।
अब हमने फ्रीक्वेंसी को वैल्यू को सेम रखना, बट इंटेंसिटी की वैल्यू को वेरी कर देना। तो उसी तरह से आपने दोनों एक्सेस बना लेने। ये हमारे पास एक्सेस रहा जिसके अलॉन्ग हमने वोल्टेज लेने, इस साइड पे V पॉजिटिव और इस साइड पे V नेगेटिव। ये हमारा Y एक्सेस है जिसके अलावा हमने फोटो करंट को लेना, आईपो को लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ग्राफ बनाना है ज़रा। लेट्स से कि हम पहली इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ कुछ आता है इस तरह से, इस तरह से हम कह देते हैं कि हमने इंटेंसिटी I1 के लिए ग्राफ बनाया। अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को सेम रखना, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना। अब फ्रीक्वेंसी को मैं सेम रखता हूँ और सेम फ्रीक्वेंसी रख के इंटेंसिटी को इंक्रीज करके ग्राफ बनाता हूँ और वो ग्राफ मेरे पास यूँ आता है। तो मैं बोल देता हूँ कि ये ग्राफ जो है ना मैंने इंटेंसिटी I2 के लिए बनाया। अब बात को तवज्जो से सुनना, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेट्स से कि उस फ्रीक्वेंसी को मैं F मान लेता हूँ कि F फ्रीक्वेंसी पे मैंने ये दोनों ग्राफ बनाए और इंटेंसिटी मैंने चेंज कर दी I1 और I2। अच्छा, अब देखिएगा कि जब इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जो इंटेंसिटी I2 है वो ग्रेटर है किससे, I1 से। तो देखिए जो कम फ्रीक्वेंसी है, कम फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, कम इंटेंसिटी है, जो कम इंटेंसिटी है I1, उसके ऊपर जो ग्राफ है वो फोटो करंट के एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है और I2 इंटेंसिटी के लिए जो ग्राफ है वो फोटो एक्सिस को, फोटो करंट के एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से, इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाने से फोटो करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई है। फोटो करंट की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई है। तो यही बात मैंने पहले की थी कि जो फोटो करंट है वो डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो फोटो करंट की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब दोबारा से आइएगा इस डायग्राम पे। अब देखिएगा, अगर हम इस यहाँ से ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट फॉल करवाते हैं कैथोड के ऊपर, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसका मतलब है कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। तो जब हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते हैं तो यहाँ से ज़्यादा फोटॉन आके कैथोड की सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के अंदर चलेंगे। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो हम करंट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जब चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आज समझ आ गई। तो देखें, दोबारा से इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ कि जब हम यहाँ से ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट फॉल करवाएंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट फॉल करवाने का मतलब ज़्यादा फोटॉन्स वाली लाइट फॉल करवा रहे हैं। तो जब यहाँ से ज़्यादा फोटॉन आके कैथोड की सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो वो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे एनोड की तरफ, वही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में चलेंगे। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में सर्किट में चलेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन तो करंट बना रहे हैं। इसका मतलब है जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में चलेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यही वजह है कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए जब हम इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाने से फोटो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, लेकिन जो रिवर्स पोटेंशियल है, रिवर्स पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दोनों इंटेंसिटीज के लिए सेम है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, उसका तल्लुक फ्रीक्वेंसी से है, लेकिन जो फोटो करंट है उसका तल्लुक इंटेंसिटी के साथ है। समझ आ गई बात की, क्लियर है? कोई मसला तो नहीं इसके अंदर? अगर कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर। ठीक है जी। तो ये दो ग्राफ मैंने अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया।
अब कुछ और पॉइंट्स जिनको हमने डिस्कस करना है, उन पॉइंट्स को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी कि पहला पॉइंट है हमारे पास, एक टर्म है जिसका नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, तो ज़रा हम देखते हैं कि ये वर्क फंक्शन क्या है। तो वर्क फंक्शन को ज़रा डिफाइन कर लेते हैं कि वर्क फंक्शन क्या है। तो बुक में लिखता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसको सिंपल कर देता हूँ। कहता है कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कम से कम एनर्जी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने नोट डाउन कर लेनी है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये हो गया हमारे पास वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन को ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वर्क फंक्शन चूंकि एनर्जी है और एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = hf, तो अगर एनर्जी को hf से लिखते हैं तो वर्क फंक्शन भी तो एक तरह की एनर्जी है ना, तो लिहाजा इसको भी hf से लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखोगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी टर्म आती है वो आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो कौन सी टर्म है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप ज़रा देख लेते हैं कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन सुन लो। कहते हैं द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर सिंपल करूं तो यूं बोलूंगा, कहते हैं वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को F0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? F0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किया तो वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया कि when the light of suitable frequency fall on the metal surface then electrons are emitted out from that surface। कि जब एक मेटल सरफेस पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सूटेबल फ्रीक्वेंसी मैंने क्यों बोला? सूटेबल फ्रीक्वेंसी इसलिए बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो वो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की कम से कम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, और हर मेटल सरफेस के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू अलग होती है। बात की समझ आ गई? तो अगर किसी भी मेटल सरफेस के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वो फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगी। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर उतनी फ्रीक्वेंसी आपके पास है तो आप मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। बात की समझ आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि वैसे तो आइंस्टाइन के बहुत बड़े बड़े काम थे, लेकिन आइंस्टाइन को जिस काम की वजह से नोबेल प्राइज़ दिया गया वो उसका ये काम था कि उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी की बेस पे उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन कि आइंस्टाइन ने किस तरह से वजाहत की इस चीज़ की। आइंस्टाइन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया तो उसने क्वांटम थ्योरी की बेस पे उसने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अब क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट हैज पार्टिकल नेचर। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट हैज
पार्टिकल नेचर, और उन पार्टिकल्स को, उन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को हम नाम देते हैं किसका? फोटॉन्स का। फोटॉन्स का। और फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू HF। E इज इक्वल टू HF। तो ये फोटॉन की एनर्जी है। इस क्वांटम थ्योरी की बेस पे, जिसके अकॉर्डिंग लाइट हैज पार्टिकल नेचर, इस थ्योरी की बेस पे आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। कैसे? जरा देखिएगा। लेट्स से कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। यूँ मान लो कि ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे। अब यहाँ से एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है और वो इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है। अब ये जो लाइट है, लेट्स से कि इसकी एनर्जी जो है E इज इक्वल टू HF के इक्वल है। जैसे ये लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करवा देती है, बाहर निकाल देती है। तो अब इस लाइट की जितनी एनर्जी सर्व हुई है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन का, और उसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि ये जो लाइट पीछे से आ रही है ये सिर्फ इतनी एनर्जी लेके आ रही है कि ये इलेक्ट्रॉन को निकाल ही सके। मे बी इसके पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी भी हो सकती है। अब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए वो तो हो गया वर्क फंक्शन, और जो बाकी एनर्जी होगी वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो अभी अगर हम आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना चाहें तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू डालें E इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 mv², तो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टाइन। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है जो आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट की। ठीक है। अब सपोज कर लो कि यहाँ से जो लाइट आ रही है, जो मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, उसके पास इतनी ही एनर्जी है कि वो जस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल ही सकती है। तो अगर उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, तो वो सारी एनर्जी सर्फ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, ये वाली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तो बाकी जो एनर्जी बचती है वो किसके इक्वल आती है? फाई। और फाई किसके इक्वल है? फाई किसके इक्वल है? फाई इज इक्वल टू HF, क्योंकि एनर्जी किसके इक्वल होती है? HF के इक्वल। तो अब ये जो चीज़ है इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन, कि वो एनर्जी की कम से कम मिकदार जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उसको हम नाम देते हैं किसका? वर्क फंक्शन का। क्लियर हो गया? बात की समझ आ रही है? अच्छा। अब जो क्लासिकल फिजिक्स है, अगर क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसकी वजाहत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये था कि जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ये क्लासिकल फिजिक्स कह रही थी। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि एनर्जी का तल्लक इंटेंसिटी से नहीं है, एनर्जी का तल्लक तो फ्रीक्वेंसी से है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, बात की समझ आ रही? इंटेंसिटी बढ़ने से एनर्जी नहीं बढ़ती। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स ये बोल रही थी कि इंटेंसिटी बढ़ने से एनर्जी बढ़नी चाहिए। इसी वजह से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही आइंस्टाइन ने प्लैंक्स की थ्योरी, दैट इज क्वांटम थ्योरी, उसको पिकअप किया, लाइट की पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया, और उसने ये बोला कि एनर्जी का तल्लक फ्रीक्वेंसी से है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे ही उसने इस कॉन्सेप्ट को कैच करके अप्लाई किया तो फिर बिल्कुल राइट एक्सप्लेनेशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हो गई, जिसकी वजह से फिर 1921 के अंदर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।